बे ये वो सब वाला चैनल नहीं है बे, मास्क हटा। Wait a minute. Who are you? आई नो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरी गलती है तो मुझे भुगतने दो। और हाँ, कमेंट में कोई चिकने नहीं लिखेगा। आज जिस मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो मेरी इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी, और वो जो डायरेक्ट किए हैं मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी मूवीज देख देख के मुझे एक्चुअल में मूवी का मतलब क्या होता है वो समझ में आया। मैं नाइट शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट शो जाना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं पता मेरे शहर में फर्स्ट शो लगा ही नहीं, सेकंड शो लगा। 3 बजे के शो के लिए जब मैं निकला तो तब बहुत तेज बारिश हो रही थी, और मैं बारिश में भीगते भीगते गया हूँ। और मैं एसी में कब कब आ रहा था वहां पे जाने के बाद मूवी में। और मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये सब मैं अपने लिए किया, क्योंकि अगर मैं रिव्यू नहीं भी बनाता तो भी मैं ये मूवी देखने जाता। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। अगर मूवी के स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो ये मूवी के बारे में तुम लोग सबको इतना तो पता होगा कि ये ओपेनहाइमर की स्टोरी है। ओपेनहाइमर द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, और ये मूवी बेस्ड है एक बुक के ऊपर जिसका नाम है द अमेरिकन प्रोमेथियस। और अगर तुम लोग को ये जानना है कि प्रोमेथियस कौन था तो मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि प्रोमेथियस एक गॉड है जिसने ह्यूमंस को ये पावर दी थी कि वो डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, मतलब फायर की पावर दी थी, और फायर इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रक्शन। और ये प्रोमेथियस वाली लाइन हम लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दी जाती है, मतलब हम लोगों को ये सेटअप कर दिया जाता है कि ओपेनहाइमर कहीं ना कहीं उस प्रोमेथियस की तरह जिसने लोगों को ऐसी पावर दे दी है जिससे वो दुनिया में डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं। स्टोरी का स्टार्ट एक ड्रामा से होता है, मतलब हम लोगों को देखते साथ ऐसा लगता है कि पहले से कुछ चल रहा था और हम लोग अचानक से एंटर किए, या फिर हम लोग से कुछ मिस हो गया, लेकिन कुछ मिस हुआ नहीं रहता। एक्चुअल में जो आगे के सीन है हम लोगों को पहले दिखाया गया, और तुम लोगों को अगर सुन के ही कंफ्यूजन लग रहा है तो एक्चुअल में क्रिस्टोफर नोलन का दिखाने का तरीका है कि उनकी मूवी में स्टोरी हमेशा लीनियर नहीं जाती, बहुत नॉन लीनियर वे में चलती है। मतलब हम लोगों को सारे फ्यूचर के कुछ कुछ ग्लिम्स दिखाते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स दिखाते हैं, और शायद ये एक बहुत क्रिएटिव तरीका उनका दिखाने का, ताकि आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ कि स्टोरी क्या जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट करता है। मेरे लिए था कि कौन सा टाइम कब का है, क्योंकि बाकी मूवीज में हम लोगों को टाइमलाइन नीचे मेंशन करते रहते कि 1980 1970, इस मूवी में हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया है। जैसे जैसे हम लोगों को ओपेनहाइमर के कैरेक्टर से और ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम लोगों को पता चलता है कि इस बंदे के मन में शुरू से एक छोटा सा हेट्रेड है हिटलर के खिलाफ, और उसका रीजन भी हम लोगों को पता है कि हिटलर ने कितने जूइश लोगों को मारा है, और कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर भी एक जूइश है तो वो उस पेन को फील कर पाता है। और इस मूवी में हम लोगों को उनके कनेक्शंस के बारे में दिखाया गया कि कैसे वो थोड़े से कम्युनिस्ट लोगों से कनेक्टेड थे, जिसके कारण वो शुरू से क्वेश्चनेबल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं अपने गवर्नमेंट के लिए, और उसके बाद में कैसे उनके टैलेंट के बेसिस पे एक न्यूक्लियर रिसर्च होता है, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसको ये लीड करते हैं, और जहां से दुनिया की डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। मेरे नज़र में इस मूवी ने भी वही मैसेज दिया है। कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर की जो क्यूरियोसिटी थी फिजिक्स को लेके, या फिर कहीं ना कहीं उसका जो हेट्रेड था हिटलर को लेके, वो उसको ऐसे पाथ पे ले गया जहां पर वो एक ऐसी चीज बना दिए जिसके कारण वो लाइफ टाइम रिग्रेट में रहने वाले हैं। और इस मूवी में हम लोगों को जो जो लोगों के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाया गया। जो लोग सोशल साइंस पढ़े हैं या फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़े हैं उन लोगों को पता है, और जो खास करके मैथ्स वाले या साइंस ब्रांच वाले वो लोगों को कई सारे नाम रिलेटेड लगेंगे। जैसे कि कुछ नाम मैं बताऊं तो हेजनबर्ग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे बहुत सारे लोगों से उस टाइमलाइन में ओपेनहाइमर मिले थे, और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उसको भी दिखाया गया। मेरे हिसाब से ये मूवी कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मूवी में कोई मसाला नहीं है, इस मूवी में कोई एक्शन सीन नहीं है। मतलब पूरी 3 घंटे की मूवी में, एक तो 3 घंटे की मूवी बनाना ही बड़ी बात है, हॉलीवुड में लोग नहीं देखते, हम इंडियन 3.5 घंटे की मूवी भी देख लेते हैं। उन पूरे 3 घंटे में भी तुम लोगों को एक फाइट सीन, एक एक्शन सीन कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बल्कि ये वर्ल्ड वॉर के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वेपन्स चला रहे हैं लोग, हम लोग पूरा वॉर सीन देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस मूवी में। ये मूवी पूरी बेस्ड है हैवी डायलॉग्स, ड्रामा, और ओपेनहाइमर के ब्रेन के अंदर क्या क्या चल रहा था, और ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। और ये मैं पहली मूवी में देखा क्रिस्टोफर नोलन एज अ डायरेक्टर और किलियन मर्फी एज एन एक्टर, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को ये दिखाते हैं कि ओपेनहाइमर के दिमाग में क्या चल रहा था। और इसका रेफरेंस मैं ये दे सकता हूँ कि कुछ कुछ जगह पे मूवी बहुत ज़्यादा जूम कर देती है मेन एक्टर के चेहरे पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और उसके चेहरे पे कैमरा पैन है, और वहाँ पर किलियन मर्फी का एक्सप्रेशन और पीछे की चीज़ें अपने आप थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो बंदा अंदर से कितना अनस्टेबल है। ये सारी चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे हम लोगों को एक रिग्रेट भी दिखता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हिटलर ने 70-80 हज़ार यहूदी लोग को मारा था तो ओपेनहाइमर ने कुछ ऐसा बना दिया जिसके कारण 2,20,000 लोग, मूवी में ही बोला गया 2,20,000 लोग मारे गए। और ये चीज़ एक इंसान को अंदर से कितना तोड़ता है और वो बंदा कितने ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है, ये मूवी उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। अगर मैं साउंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो लुडविग एरिक्सन, नाम अगर थोड़ा गलत हो तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है।
क्रिस्टोफर नोलन ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको लेके हॉलीवुड में लोग थोड़ा थोड़ा टीज करते रहते कि भाई इनकी मूवी में साउंड पे ज़्यादा काम किया नहीं जाता, लेकिन इस मूवी में बहुत अच्छा काम था। और वही लुडविग गैरिसन टेनेट में भी साउंड दिए थे, मतलब वो पहले से काम करते आ रहे हैं। और क्रिस्टोफर नोलन को जो जानते हैं, जो उनका पुराना काम देखे, उनको पता है कि वो एक्टर्स को लेके या फिर अपने कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा चूजी है। वो सिमिलर लोगों को हर मूवी में कास्ट करते हैं। और एक्टर में मैं किलियन मर्फी के बारे में बात कर चुका था, लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई रॉबर्ट डॉनी जूनियर स्टिल द शो इन दिस मूवी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ना मैं बहुत समय से एज अ सुपर हीरो देख रहा था, और मैं मानता हूँ कि वो मुझे भी पसंद है। तुम लोगों में से बहुत लोग अभी नाराज हो गए अगला लाइन सुन के, लेकिन एक सुपर हीरो बनना आपकी एक्टिंग को जस्टिफाई नहीं करता कभी कभी, और मैं मानता हूँ इस बात को। तुम लोगों में से कई लोग एग्री नहीं करोगे अभी भी, बट ये सच है कि वो पिछले एक डिकेड से आयरन मैन ही बन रहे थे। मेरे नज़र में उनके लिए एक इमेज बन गया आयरन मैन वाला, तो मैं उनसे उतना ज़्यादा अच्छा एक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट भाई वो बंदा इस मूवी में जिस तरीके से रोल प्ले किया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और अलग से जो प्रोस्थेटिक के कारण उनका एज दिखाया गया, या फिर वो प्रोस्थेटिक नहीं भी था तो जिस हिसाब से मेकअप हुआ उनका, वाज जस्ट ऑसम। क्योंकि एक बार भी ये फील नहीं आ रहा था कि ये बंदा वो है जो एक बैड बॉय कैरेक्टर प्ले करता था आयरन मैन में, और अभी ये बंदा पूरा चेंज हो चुका है। पूरी मूवी एक ड्रामा है, जब मैं बता चुका एक्शन नहीं है, मतलब ड्रामा है, डायलॉग्स चल रहे हैं और कुछ हार्ड हिटिंग लाइंस है, कुछ जगह पे गूज बम्स आता है। और एक सीन मैं तुम लोगों को बोलना चाहूंगा, जो मूवी देखने जाओगे वो चीज नोटिस करना। मूवी में मैं क्रिस्टोफर नोलन की एक और चीज के लिए तारीफ करना चाहूंगा, वो है जब एक एक्सप्लोजन सीन दिखाते हैं हम लोगों को। तो नॉर्मली मूवीज में होता है कि एक्सप्लोजन सीन हम लोगों को बस दिखा देते हैं, फूट गया, बट इस मूवी में हम लोगों को ये भी बताया गया कि भाई पहले ब्लास्ट हुआ, लाइट पहले आया, साउंड बाद में आया। ये साइंस की एक बेसिक फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, क्योंकि जब वो सीन आता है तो हम लोगों को पहले लाइट दिखाई देता है, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव से दिखाया गया, मतलब ओपनहाइमर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया कि वो बंदा ब्लैंक हो गया, कोई साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ 5-10 सेकंड बाद साउंड आया, और मैं पक्का बता रहा हूँ कि भाई वो पूरा कैलकुलेट करके रखेंगे, क्योंकि वो वही इंसान है क्रिस्टोफर नोलन जो नोबेल प्राइज विनर के साथ अपनी मूवी का स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं। आईमैक्स कैमरा के शॉट्स और जो 70 mm में शूट हुआ है बाकी मूवी, तुम लोगों में से जो लोगों को नहीं पता, मूवी आईमैक्स कैमरा से शूट हुई है, इस बात का बहुत हल्ला था। लेकिन आईमैक्स वाले शॉट्स बहुत लिमिटेड है और मोस्टली वो ब्लैक एंड व्हाइट में, और नहीं पता क्यों ब्लैक एंड व्हाइट वाले सारे सीन में मोस्टली रॉबर्ट डॉनी जूनियर थे, और जहां जहां पर ये थे मतलब किलियन मर्फी, वो सारे सीन्स पूरे कलर में थे। नहीं पता उसके पीछे का क्या थीम था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार देखा मूवी। वो चीज़ मुझे थोड़ा अपसर्ट सा लगा कि जब तुम 70 mm और आईमैक्स में स्विच मारते हो तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान को आराम से समझ में आ जाएगा। आईमैक्स बहुत ज़्यादा अलग से पता चलता है कि भाई हाँ ये कैमरा कुछ अलग है, और 70 mm हम लोगों को नॉर्मल मूवी वाला फील देता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अपसर्ट लगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में स्विच हम लोगों को समझ में आ रहा था। शायद कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो लोग मेरी जितना मूवीज़ नहीं देखें, तो उनके लिए एक नॉर्मल एक्सपीरियंस होगा। मैं तो आईमैक्स वाले थिएटर में भी मूवी देखा नहीं हूँ, मतलब 70 mm वाले थिएटर में मैं मूवी नहीं देखा, मैं नॉर्मल मूवी थिएटर में देखा हूँ, फिर भी मुझे समझ में आ रहा था। आइनॉक्स में भी मुझे डिफरेंस पता चल रहा था। तुम लोगों में से किसी को अगर वो डिफरेंस पता चला तो कमेंट में बताना। ये था मेरा रिव्यू। और अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो जो नोलन की पुरानी मूवीज देखे हैं वो लोग पक्का देखेंगे इस मूवी को, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग नोलन की मूवीज पहले कभी देखे नहीं और ये उनकी पहली मूवी है, तो मैं बता दूं भाई कि ये मूवी पूरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, और तुम लोगों को इसमें कुछ ज्यादा फैसिनेटिंग चीज नहीं मिलेगा। बहुत स्लो पेस्ड मूवी है, बहुत लंबी मूवी है, 3 घंटे की। अगर तुम क्रिएटिविटी पसंद करते हो और तुम बियर कर सकते हो उतने ज्यादा टाइम को, तो तुम्हारे लिए मस्ट वॉच मूवी है। और अगर नहीं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम सो जाओ मूवी देखने जाके, और फिर बाद में लोगों को बोलो कि भाई तुम इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो। बट मुझे लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन की एक ऑडियंस है जिनको उनकी मूवी समझ में आती है, हर किसी के लिए है नहीं। तो तुम डिसाइड कर लो तुमको उनकी मूवीज अच्छी लगती है या नहीं। जाने से पहले एक बार इंटरस्टेलर या इंसेप्शन देख लेना, अगर तुमको अच्छी लगी तो ये मूवी तुम चले जाना, भले उससे थोड़ी अलग है मगर तुमको जरूर पसंद आएगा। इन शॉर्ट बोलूँ तो हाइप में बिल्कुल ना जाइए मूवी। अगर तुमको उस टाइप की मूवीज अच्छी लगती हैं तो ही जाओ, अदरवाइज तुम नहीं मजाक कर पाओगे उतना जितना तुमको करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलूँ तो बारबी का ऑप्शन अभी भी खुला है तुम्हारे लिए। मैं तो कल जा रहा हूँ, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अजीब दिख रहा हूँ क्या बहुत ज्यादा, बिना दाढ़ी के? गंदा कि ठीक ठाक? अब यार साले मजाक में पूछ रहा हूँ ना तेरे से, बताना तो शर्म आ रहा है साले कैमरा के सामने मेरे को। चिकने साले हराम कर चिकने। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में।